हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे गाउस के नियम के जो प्रयोग चल रहे थे उनसे स्टार्ट करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर्वप्रथम हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए एक अचालक गोला है और इसको Q आवेश से आवेशित किया गया है, Q आवेश दिया गया है, ठीक है। और इसके लिए इसका आयतन आवेश घनत्व उसको हम दर्शा रहे हैं रो से। आर त्रिज्या का ये गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का, और उसके कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे कि हमने चालक गोले के लिए किया था कि बिंदु पृष्ठ के इस अचालक गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित हो, इसके पृष्ठ पर स्थित हो, या इसके पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, हमने माना है कि इसका आयतन आवेश घनत्व रो है, तो रो किसके बराबर हो, रो बराबर होगा Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब इस ठोस गोले का, जो कि अचालक गोला है, उसका आयतन है। क्योंकि हम जानते हैं जब भी अचालक को आवेश दिया जाता है वो उसी बिंदु पर बना रहता है। अगर इसको समावेशित किया गया तो इसके प्रत्येक बिंदु पर समान आवेश होगा, ठीक है। अब इस अवस्था को हमें ध्यान में रखते हुए प्रारंभ करते हैं। पहली अवस्था हम ले रहे हैं कि यदि बिंदु P इस चालक गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित हो और केंद्र से इसकी दूरी को हम मान रहे हैं स्मॉल r। यहाँ पर स्मॉल r ग्रेटर देन है कैपिटल R के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु P से गुजरने वाले, ठीक है, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कि एक गोलाकार पृष्ठ होगा, ठीक है, और से केंद्रित होगा बिंदु O पर। अब इस गाउसियन पृष्ठ को हम अल्पांशों में विभक्त मानते हैं और हम बिंदु P पर कोई एक अल्पांश चुन रहे हैं। अब इस आवेशित अचालक गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हमेशा गाउसियन पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, क्योंकि हम धनावेश ले रहे हैं यहाँ पे, तो बाहर की ओर। ऋणावेश होता तो इसके विपरीत, लेकिन पृष्ठ के अभिलंबवत, तो यहाँ पर पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। और अगर यहाँ पर हम इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश ले तो वो भी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, यानी कि दोनों की दिशाएं एक ही होंगी, यानी कि दोनों के मध्य बनने वाला जो कोण है वो 0 डिग्री होगा। तो इस तरह से अगर हम आप देखते हैं यहाँ पे गॉस का नियम का प्रयोग करते हैं, गॉस के नियम से इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स ये बराबर होगा मन पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर किसी Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब यहाँ पे मन पृष्ठीय समाकलन ई डी एस और दोनों के मध्य बनने वाला कोण क्या है, 0 डिग्री, तो ये आपका कोस 0, ये बराबर किसके Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो बंद पृष्ठीय समाकलन ई डी एस बराबर किसके Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा डी एस का, ठीक है, Q अपॉन बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ भी बंद पृष्ठीय समाकलन डी एस यानी इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 4πr², ये मान हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इस तरह से आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर, यदि वो बिंदु उसके बाहर स्थित है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह होगी 1/4πε0 Q अपॉन r²। सदिश के रूप में हम इसको व्यक्त करें तो ई वेक्टर ये बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r² r कैप, मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये समान रूप से आवेशित है, Q का मान कांस्टेंट है, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। तो ये आउटर व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r², ठीक है। अब इस समीकरण को हम रो के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, आयतन आवेश घनत्व के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस समीकरण से रो बराबर है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से Q का मान निकाले तो Q का मान किसके बराबर आएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये मान यहाँ पे रखें, आगे सरल करें तो ये मान आ जाता है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r³ अपॉन r²। तो ये हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बिंदु समावेशित गोलीय अचालक गोले के बाहर स्थित है, पृष्ठ के बाहर स्थित है।
दूसरी अवस्था ले रहे हैं कि ये पृष्ठ पर स्थित हो, यानी कि स्मॉल आर बराबर किसके, कैपिटल आर के। अब ये अवस्था लेके चले तो जो पूर्व समीकरण आई है अवस्थाएं जो की त्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अब गॉसियन पृष्ठ क्या हुआ, इस अचालक गोले का ही पृष्ठ होगा। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल आर बराबर क्या लें, कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर लेने पर जब ये मान रखेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर रो के पदों में व्यक्त करें तो इस अचालक गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आ जाएगी ρ/3 एप्सिलॉन नॉट आर, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, यदि बिंदु सम आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ के भीतर उपस्थित हो, उस अवस्था में हम ज्ञात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो मान के चलिए ये बिंदु केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हम आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। हम गाउस के नियम से जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के लिए ही लागू होता है। पृष्ठ के बाहर जो आवेश उपस्थित होते हैं उन पर हम विचार नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे कि अब इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है। तो मान लीजिए उस आवेश को हम दर्शा रहे हैं क्यू डैश से, तो क्यू डैश किसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व नियत है यहाँ पे, आयतन आवेश घनत्व और इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन कितना हो जाएगा, रो आपका आयतन आवेश घनत्व गुना 4/3 पाई आर क्यू। अब रो का मान कितना है वो हम जानते हैं, वो मान है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। अब आगे सरल करते हैं तो ये मान आ जाएगा क्यू आर की पावर 3 अपॉन स्मॉल आर की पावर 3। अब आगे हम गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे। गाउस के नियम के अनुसार इस गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स ये बराबर होगा बंद पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ को हम अल्पांशों में विभक्त मानते हैं और एक अल्पांश चुन रहे हैं जो बिंदु पी पर स्थित है। अब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे, यानी कि दोनों के मध्य बनने वाला कोण 0 होगा। तो यहाँ पे आपका बंद पृष्ठीय समाकलन ई डी एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डिग्री के। तो कोस 0 बराबर किसके, क्यू डैश का मान रख देंगे। क्यू डैश का मान कितना था, क्यू आर की पावर 3 अपॉन कैपिटल आर की पावर 3 और अपॉन में ही आपका एप्सिलॉन होता है, ठीक है। कोस 0 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा समाकलन ई डी एस। अब ई कॉन्स्टेंट है समाकलन से बाहर तो समाकलन होगा डी एस का, तो ये आ जाएगा ई समाकलन डी एस इस गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बराबर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर क्यू आर की पावर 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। अब ई का मान ज्ञात करना है तो बाकी मान को हम दूसरी ओर ले जाएंगे। अब इस अवस्था में जो ई का मान आएगा वो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की पावर 3, ठीक है, इंटू आर। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर की पावर 3 और दिशा यानी कि डायरेक्शन आर कैप, मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब इसको रो के पदों में व्यक्त करें तो हम यहाँ पे क्यू का मान रख देंगे। क्यू का मान आप जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो इस समीकरण में ये मान रखेंगे, आगे सरल करेंगे तो ई का मान आ जाता है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है। तो इस तरह से सम आवेशित अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान हमें प्राप्त हो जाता है तीनों अवस्थाओं के लिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें आर का मान अगर हम 0 कर दें, आर का मान 0 करने का अर्थ कि केंद्र पर, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से अब अगर हम ग्राफ लें आर और ई के मध्य, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये ग्राफ हमें इस तरह से प्राप्त होगा। आर दूरी ले रहे हैं, जब आर छोटा है कैपिटल आर से, यानी कि सम आवेशित अचालक गोले के अंदर, तो आप देखेंगे केंद्र पर इसका मान 0 होगा। जैसे जैसे स्मॉल आर का मान बढ़ता जाएगा ई का मान भी इसके अनुसार बढ़ता जाएगा अनुक्रमणानुपाती रूप से, ठीक है। जब आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर यानी कि पृष्ठ पर इसका मान सर्वाधिक हो जाएगा और पृष्ठ से बाहर ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार आपका परिवर्तित होगा, यानी कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ के अनुसार इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशित चालक की सतह पर बल। तो जो
आवेशित चालक होता है, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो हम जानते हैं आवेश समान और सतत रूप से उसके संपूर्ण पृष्ठ पर वर्गीकृत हो जाता है। अगर हम संपूर्ण चालक के पृष्ठ को अल्पांशों में विभक्त माने तो आप कल्पना करेंगे किन्हीं भी दो अल्पांश, क्योंकि दोनों समान आवेश से आवेशित हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ पर यानी कि चालक की संपूर्ण सतह पर बाहर की ओर एक बल लगता है। ठीक है, अब उस बल की ही हमें गणना करनी है कि वो बल कितना होता है, उसका मान कितना होता है, और उस बल के अनुसार, क्योंकि प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वही दाब कहलाता है, तो हम दाब का मान भी ज्ञात करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक चालक गोला है, ठीक है, और इसको हमने कोई आवेश दिया यानी कि इसको आवेशित कर दिया, तो ये एक आवेशित चालक हो गया। ठीक है, अब इस आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अल्पांशों में विभक्त कर रहे हैं, मान रहे हैं, और यह इस तरह से कर लीजिए, हम इसमें से एक अल्पांश ले रहे हैं, अल्पांश को दर्शा रहे हैं ए बी से। ठीक है, ये शेष भाग ए सी बी और ये अल्पांश ए बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे इस अल्पांश ए बी के दोनों ओर दो बिंदु चुनूं, उनको मैं बोल रहा हूँ पी और क्यू, जो इसकी सतह के बिल्कुल निकट है, एक ठीक बाहर एक ठीक अंदर, तो इसके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हम जानते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेशित चालक के कारण उसकी सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम ये अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, इसके ठीक भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि चालक के अंदर हम जानते हैं आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है, और आवेश 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा, और ये बिंदु अंदर उपस्थित है, तो बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई क्यू का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसी अवस्था को हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं परिणामी। अब यहाँ पे इस पूरे चालक को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो ए सी बी, ये बड़ा भाग, और ये अल्पांश ए बी। तो ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के अभिलंबत बाहर की ओर इस ओर होगी, और इस संपूर्ण चालक के कारण भी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के अभिलंबत बाहर की ओर होगी, यानी कि इसी दिशा में होगी। यानी कि P पर अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये E1 और E2 के योग के तुल्य होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं EP बराबर किसके आएगा, E1 प्लस E2, इसको कह रहे हैं समीकरण नंबर 3। बात करें Q के लिए, तो आप ध्यान दीजिए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि दोनों परस्पर विपरीत होंगे। और हम जानते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी है, 0, यानी कि EQ किसके बराबर आएगा, E1 माइनस E2, समीकरण नंबर 4। तो ये अवस्थाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम तुलना करें समीकरण 2 और समीकरण 4 से। हम जानते हैं EQ का मान 0 है और EQ किसके बराबर है, E1 माइनस E2 के। तो अगर ये मान रखते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा E1 बराबर किसके, E2। ये मान हमें मिल गया। अब समीकरण 1, 3 और वह 5 से, अब ये मान अगर हम समीकरण इसमें रखें, EP का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मान हमने ये रख दिया, और E1 बराबर है E2 के। तो E1 के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, E2 रख रहे हैं। तो EB बराबर किसके आ गया, E2 प्लस E2, ये बराबर किसके हो गया, 2 E2 के, और यहाँ से E2 का मान हमने निकाल लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है उसका मान कितना आ गया, इस अल्पांश पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई। अब तीव्रता से हम इस अल्पांश पर शेष जो चालक है, आवेशित चालक, उसके कारण लगने वाला बल, इस बल को हम दर्शा रहे हैं DF से, क्योंकि उसका आकार कम है, अल्पांश है, तो लगने वाला बल भी अल्प होगा। तो DF बराबर किसके आएगा, आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना आवेश की मात्रा। ठीक है, यानी E2 इंटू DQ, मान लीजिए अल्पांश है, इस पर आवेश कितना है, DQ। अब मान यहाँ पे रखें तो E2 का मान आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और DQ का मान लीजिए इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, और सिग्मा बराबर हम किसके होता है, DQ अपॉन DS के, ये आप सभी जानते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम DQ का मान निकालें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा DS के। तो ये हमने सिग्मा DS रख दिया, सिग्मा से सिग्मा की गुना हो जाएगी, तो यह आ जाएगा DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS बराबर 1/2। ठीक है, हम इसको सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट के पदों में लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर इसके स्थान पर रख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट DS, क्योंकि सिग्मा बराबर किसके होता है, एप्सिलॉन नॉट E। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो DF के हमारे पास दो मान आ जाते हैं, एक सिग्मा के पदों में और एक एप्सिलॉन नॉट के पदों में। ठीक है, तो DF बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS, या 1/2 एप्सिलॉन नॉट
ई स्क्वायर डी एस। तो ये हमारे इस अल्पांश पर बल का मान आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम ज्ञात कर रहे हैं कि संपूर्ण चालक की सतह पर बल कितना होगा। तो हम इस समीकरण का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष? पृष्ठ के सापेक्ष, यानी कि पृष्ठीय समाकलन कर देंगे। तो F बराबर किसके आ जाएगा, पृष्ठीय समाकलन एस डी एफ, ये बराबर आ गया पृष्ठीय समाकलन किसका, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस, या समाकलन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी एस। ठीक है, और फिर जो भी आपको आकृति या चालक की ज्यामिति दी है उसके अनुसार आप इसका समाकलन कर सकते हैं। तो ये बल का मान आ गया, इतने न्यूटन आपका बल लगेगा चालक की सतह पर, किधर, बाहर की ओर। अब इससे हम दाब की गणना कर सकते हैं। प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के मान को हम दाब कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम दाब को ज्ञात करना चाहें तो दाब की परिभाषा से P बराबर किसके हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी एस, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये इसका दाब का मान आ जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उस पर, उसके पृष्ठ पर बाहर की ओर एक बल लगता है या दाब लगता है। ठीक है, तो इस तरह से उसके एकांक आयतन में ऊर्जा का मान कितना होगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक आर त्रिज्या का चालक है। ठीक है, और इसको आपने कोई आवेश दिया है, किसी आवेश से आवेशित किया है, मान लीजिए उस आवेश को हम क्यू मान लेते हैं, और उसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर किसके होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किधर होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो हम यही मान के चल रहे हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1 कह रहे हैं। और इसके कारण इस चालक पर बाहर की ओर क्योंकि बल लगेगा या दाब लगेगा, त्रिज्यता बाहर की ओर जो दाब लग रहा है वो पी किसके बराबर होगा, हमने अभी सिद्ध किया पी बराबर किसके होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बराबर आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम बात करें कि संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल कितना होगा, तो बल कितना आ जाएगा, हम जानते हैं दाब की परिभाषा से बल किसके बराबर होता है, दाब गुणा क्षेत्रफल। तो दाब का मान ये रहा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2, और क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि एकांक आयतन में ऊर्जा क्या होगी। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इसको क्या कर रहा है, बाहर की ओर बल लगा रहा है, बाहर की ओर प्रसारित करने का प्रयास कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको, इस गोले कोश को चारों ओर से अल्प दूरी, जिसको हम दर्शा रहे हैं डी आर, उसे संपीड़ित कर रहे हैं। तो इसको हम संपीड़ित कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या के मान में कमी कितनी होगी, आर माइनस डी आर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की, अगर क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम होगा तो विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, डी आर से। ठीक है, तो हम यही याद करेंगे यहाँ, सॉरी दोबारा से देख लेते हैं, त्रिज्या में कमी कितनी होगी, आर माइनस डी आर की। अब जितना क्षेत्रफल इसका कम होगा उतना ही क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र का बढ़ जाएगा, इस तरह से आप समझिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको संपीड़ित कर रहे हैं डी आर से। तो अब इसमें जो कार्य करेंगे, कार्य ही किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो डी डब्ल्यू, तो यहाँ पे संपीड़ित में किया गया कार्य डी डब्ल्यू, पहले कार्य ज्ञात करेंगे, ये ऊर्जा के रूप में डी डब्ल्यू बराबर किसके है, एफ इंटू डी आर। ठीक है, और एफ का मान कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डी आर, ठीक है सॉरी, एफ का मान कितना आ जाएगा, एफ का मान हमने यहाँ पे लिया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर। इस तरह से एफ का मान हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये समीकरण बताती है कि इसमें कार्य कितना गया। अब कार्य ही किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब ये ऊर्जा किससे संबंधित होगी, विद्युत क्षेत्र से संबंधित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि चालक के अंदर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे ई बराबर जो जीरो क्षेत्र है इसके अंदर, इसके आयतन में कमी होगी, जबकि जो ये विद्युत क्षेत्र है ई बराबर किसी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इसके मान में वृद्धि होगी। तो संपीड़न के कारण आयतन में कमी, जो चालक गोला है उसके आयतन में कमी या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, ये समान होगी। और ये किसके बराबर होगी, डी डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और हमने इसमें कार्य, ठीक है, और इंटू डी वी, और डी वी यहाँ पे किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के बराबर होगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए डी डब्ल्यू बराबर आया था एफ डी आर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब 4 पाई आर डी स्क्वायर ये क्या होता है, ये आयतन होता है डी वी, यानी कि डी वी बराबर किसके होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि संपीड़न में जो कमी या वृद्धि हुई वो किसके बराबर हुई, डी वी। इस समीकरण को बाद में लेंगे। ठीक है, डी वी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के। अब ये मान अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा, यानी कि डी डब्ल्यू, ये कार्य किसकी वजह से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी वी की हो जाएगा। तो ये कार्य आ गया। ठीक
ठीक है। अब संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, क्योंकि क्रिया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यानी W बराबर किसके, U के, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे आयतन के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका समाकलन करें, समाकलन सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट dV, यह इसका मान रख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर dV। अब ये तो कांस्टेंट है, अब dV का समाकलन होगा यानी कि संपूर्ण आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो भी आपको ज्यामिति दिया उसके अनुसार कर सकते हैं इसका मान। अब प्रतीकांक आयतन में हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो जो ये संपूर्ण आयतन आएगा इसको हम इस ओर ले आएंगे, तो UV इसको हम इस तरह लिख सकते हैं dW/dV, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, ठीक है। और अन्य माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट के लिए हम क्या ले सकते हैं, एप्सिलॉन ले सकते हैं। ये ऊर्जा का मान होता है, ये आपको याद रखना है। प्रतीकांक आयतन में ऊर्जा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, ठीक है। तो हम जानते हैं, मान लीजिए कोई बुलबुला है, उसके दो अंतःपृष्ठ होते हैं, वायु और जल के, ठीक है। एक ये बाह्य पृष्ठ और एक ये अंतः पृष्ठ। अब यहाँ पे ये आंतरिक दाब है, इसको हम PI से दर्शाते हैं आंतरिक पृष्ठ पर, और ये बाह्य पृष्ठ पर दाब है PO। अब यहाँ पे PI का मान किससे ज़्यादा होता है, PO से, और यही अंतर क्या कहलाता है, दाब आधिक्य, यानी कि P एक्सेस, ये बराबर किसके होता है, PI माइनस PO, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। और ये बराबर किसके होता है, बुलबुले के लिए ये बराबर होता है 40/R, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बुलबुला है जिस पर कोई आवेश नहीं है, और यहाँ पे जो आंतरिक दाब है, आंतरिक पृष्ठ पर दाब, वो बाह्य पृष्ठ पर दाब से अधिक है, यानी कि PI ज़्यादा है PO से, और इस कारण ही, इस आधिक्य के कारण ही ये संतुलित अवस्था में रहता है। तो मान लीजिए अगर इसकी त्रिज्या R है और तनाव पृष्ठ तनाव T है, तो दाब आधिक्य P एक्सेस किसके बराबर होता है, 40/R, ये अभी हमने बताया और ये हम पहले से जानते भी हैं। यहाँ पे त्रिज्या हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल r ले रहे हैं, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आवेशित कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं तो इस पर आवेश आएगा, और आवेश आने के कारण इस पर बाहर की ओर एक अतिरिक्त दाब लगेगा, ठीक है। तो बाहर की ओर एक अतिरिक्त दाब लगेगा, यदि हम इसको पृष्ठ आवेश सिग्मा से आवेशित कर रहे हैं, तो इस पर जो लगने वाला दाब है उसका मान कितना होगा, हम भी पीछे पढ़ चुके हैं। अगर सिग्मा आवेश से आपने किसी चालक को आवेशित किया है, तो उसके पृष्ठ पर लगने वाला जो दाब होता है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब ये भी कार्य करेगा किधर, बाहर की ओर, यानी कि अब संतुलन की अवस्था किस तरह आएगी कि P एक्सेस ये भी बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है, और ये दाब भी बाहर लग रहा है, तो P एक्सेस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये संतुलित करेगा किसको, 40/R, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो P एक्सेस बराबर किसके जाएगा, 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप जो बुलबुले को आवेशित कर रहे हैं, अगर आप उसको आवेश देते चले जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ता चला जाएगा इस पद का, और ये मान बढ़ता चला जाएगा, और जब इस पद का मान इस पद के बराबर हो जाएगा, तो P एक्सेस किसके बराबर हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। और P एक्सेस 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि दाब आधिक्य शून्य हो जाएगा, और दाब आधिक्य शून्य होते ही बुलबुला फूट जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो हम संतुलन की अवस्था लेके चल रहे हैं कि जब ये लगभग बराबर है, ठीक है, संतुलन की अवस्था के लिए P एक्सेस 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है, यानी 40/R बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इससे हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिज्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान और आवेश की मात्रा। तो यहाँ पे इस समीकरण से R बराबर किसके जाएगा, 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा बराबर √2T एप्सिलॉन अपॉन R, या Q बराबर रह जाएगा सिग्मा इंटू 4πR स्क्वायर, यानी 4π√80 एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3, ठीक है। तो ये आपका साबुन के आवेशित बुलबुले के लिए संतुलन की अवस्था और उससे त्रिज्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आवेश का मान आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, संतुलन की अवस्था के लिए। तो आपका जो चैप्टर है वो आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों की, कि जो इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं और आपको इसमें क्या क्या देखना है। तो अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, वैसे तो आपकी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक यूनिट है, चारों चैप्टर। अब यहाँ पे एक बार हम दृष्टि डाल लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके इसमें हैं। तो मुख्य रूप से पूरा ही चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आपका गॉस का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स और उसके अनुप्रयोग, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो आपका इस
कोर्स में है। अभी तक जो नहीं आया है वो आपका प्रत्येकांक आयतन, विद्युत क्षेत्र में प्रत्येकांक आयतन के लिए ऊर्जा का मान यानी कि ऊर्जा घनत्व, ये अभी नहीं आया है। ठीक है, बाकी लगभग सभी चीज़ें इसमें रिपीट हो चुकी हैं, तो लगभग आप सभी रिवाइज कर लेंगे। तो देखते हुए चलते हैं 2012 के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 2012 में आया था विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करिए, आपको उसको परिभाषित करना है, उसका सूत्र और आपका मात्रा वगैरह आपको देनी है। 2013 में इसमें प्रश्न आया था स्थिर वैद्युतिक के लिए गाउस का नियम दीजिए। गाउस के नियम का कथन आपको याद रखना है, वो लगभग हर साल रिपीट हो रहा है। चित्र बनाकर एक समान अनंत विस्तार वाली चादर के लिए और इसके निकटतम बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान लीजिए। और इसी के साथ एक प्रश्न जोड़ा गया था, दिए गए चित्र में पृष्ठीय निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। अब आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम गाउस के नियम का प्रयोग करें तो हम जानते हैं किसी भी गाउसियन पृष्ठ संबंध फ्लक्स किसके बराबर होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे दो आवेश दिए हैं, 2 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम, यानी कि सिग्मा क्यू का मान कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोकूलम। दोनों को जोड़ लेंगे और इस सूत्र से आप मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 2014 में इसी पार्ट से आया विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करिए, जो 12 में आया था, एक साल बाद फिर रिपीट हो गया। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को आपको परिभाषित करना है, गाउस के नियम का कथन देना है। अब यहाँ पे अनुप्रयोग बदल देगा हर साल, कभी कोई सा कभी कोई सा, ठीक है, चेंज करता रहता है। यहाँ पे आया अनंत विस्तार वाले सीधे तार के कारण इसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। ठीक है, इसके बाद 2015 में गाउस के नियम का कथन दीजिए, तो गाउस के नियम का कथन लगभग आ ही रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपका इसी तरह का एक प्रश्न दे दिया। अब ये इस तरह से दे दिया, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, कि 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है और इसके अंदर ±1 माइक्रोकूलम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है, गाउसीय पृष्ठ निर्गत फ्लक्स का मान। यही सूत्र हम इसमें प्रयोग करेंगे, फाई बराबर किसके आता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब ध्यान रखना यहाँ पे सिग्मा क्यू का मान 0 है, क्योंकि एक 1 है, यहाँ पे तो आपका 2 था और -1 था। ठीक है, तो आपका ये 1 आ गया। अब यहाँ प्लस में और माइनस में 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो आपका फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, फाई ई का मान सीधे सीधे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2016 में आया गाउस के नियम लिखे और एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर, यानी खोल कह सकते हैं या इसको कोश कह सकते हैं, गोलीय कोश के बाहर, ठीक है, और भीतर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत द्विध्रुव की गणना करिए, आवश्यक चित्र भी दीजिए। ठीक है, तो ये गोलीय कोश अब आपका कोर्स में नहीं है, तो गाउस का नियम आप ध्यान रखना, इसको रहने दीजिए। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। ठीक है, तो ये आपका कोर्स में नहीं है। अब इसकी जगह आपका गोलीय कोश की जगह क्या आ सकता है, चालक गोला, वो आप ध्यान रखना। इसके बाद 2017 में स्थिर वैद्युत की में गाउस के नियम को लिखिए और अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के लिए, ये पहले आपका 14 में आया, 14 के बाद आपका फिर 17 में आया। ठीक है, व्युत्पन्न करें। इसके बाद 2018 की बात करें तो 2018 में आया है एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र, चालक सतह पर विद्युत बल और विद्युत दाब की गणना करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक 2018 में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद समरूप आवेशित अचालक गोले के लिए ई और आर के मध्य ग्राफ दीजिए। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखने हैं अनुप्रयोगों में। ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं। 2019 में आपका प्रश्न आया है गाउस का नियम दीजिए और अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, और ये आपका न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, दिए गए क्षेत्र में छायांकित क्षेत्र में परिणामी फ्लक्स का मान ज्ञात। तो ये छायांकित में पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो प्रश्न आया था आपका, मैं आपको बताता हूँ 2013 में, ये वाला लगभग यही प्रश्न है, बस इसको थोड़ा घुमाकर आपको दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस आवेश को हम इस आवेश पर विचार नहीं करेंगे, इस पर विचार नहीं करेंगे, केवल इसके लिए ज्ञात करना है। तो एक प्लस में 2 माइक्रोकूलम है और ये माइनस में आपका 1 माइक्रोकूलम है। तो अगर हम सिग्मा क्यू की बात करें तो सिग्मा क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइक्रोकूलम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप गाउस का नियम लगा लेंगे, फाई ई बराबर किसके होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 2020 में इससे कोई प्रश्न नहीं आया है। ठीक है, तो आपको लगभग पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। गाउस के नियम का कथन मूल रूप से याद रखना है और इस तरह से आप देखते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि एक तो ऊर्जा घनत्व वाला प्रश्न नहीं आया, तो एक तो विशेष रूप से आप ये देख लीजिए कि ये रिपीट हो सकता है, और बाकी गाउस के नियम का अनुप्रयोग देख लीजिए। ठीक है, अनुप्रयोग में आपको यही देखना है कि 2019 में क्या आया था, अचालक परत के कारण आया था। ठीक है, तो लगभग इसको छोड़ दीजिए, बाकी और देख लीजिए, उनमें से कोई प्रश्न आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो पतले तार के लिए हो या आपका कह लीजिए आपका समावेशित
अचालक गोले के लिए या चालक गोले के लिए, क्योंकि गोलीय कोश आपके यहाँ पे नहीं है, या आप कह लीजिए परत के कारण। तो इनमें से आपका कोई सा प्रश्न रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में आपका विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप याद रखेंगे। तो ये आपका दूसरे चैप्टर से संबंधित आपके प्रश्न हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।